अस्सलाम वालेकुम। ओके जी, तो अब हम ओटेल्जिया शुरू करते हैं, जिसको हम ईयर एक भी कह रहे होते हैं, यानी कि कान का दर्द। इसके दो तरह के कॉजेज़ हो सकते हैं। कुछ लोकल कॉजेज़ होंगे, यानी कि कान के अंदर ही कोई मसला चल रहा होगा, और कुछ रेफर्ड कॉजेज़ होंगे। रेफर्ड पेन आप लोगों ने पढ़ी थी ना, हार्ट के रिलेटेड। जब हार्ट अटैक होता है तो पेन रेफर्ड हो रही होती है आपकी शोल्डर के अंदर, मतलब लेफ्ट शोल्डर के अंदर, लेफ्ट आर्म के अंदर, साथ में जबड़े के अंदर। वो क्यों हो रही होती है? आपके स्पाइनल कोड के ऊपर नर्व्स की रेफरेंस हो रही होती है। ज़्यादा डिटेल में मैं जाऊँगा, लेकिन आपको रेफरेड पेन का मैंने एक एग्जांपल दे दी है कि हार्ट अटैक की भी रेफरेड पेन होती है। तो ऐसे ही जो कान की दर्द है वो भी रेफरेड पेन के अंदर आ सकती है। अब हम देखते हैं कि लोकल कॉजेज कौन से होंगे। कुछ हो सकते हैं एक्सटर्नल ईयर के, कुछ हो सकते हैं मसले मिडल ईयर के। सबसे पहले हम देख लेते हैं एक्सटर्नल ईयर के कौन से मसले हो सकते हैं। उसमें सबसे पहले आ जाएगा फ्रंकल्स। ये मैं आपको पढ़ाया था कि एफ से आप लोगों ने याद रखना है कि जो हेयर फॉलिकल है, जो हमारा जो कान के अंदर हेयर्स है, जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के स्टार्ट में हेयर्स प्रेजेंट है, ठीक है, उनके हेयर फॉलिकल्स का इन्फेक्शन हो रहा होता है, स्टेफिलोकोकस ओरियस कर रहे होते हैं। तो अगर उनका इन्फेक्शन होगा तो उससे भी कान में दर्द हो सकती है। इंपैक्टेड वैक्स हो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के अंदर, जब वैक्स इंपैक्ट हो जाती है वो हमारी स्किन को डैमेज कर रही होती है, जो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल की स्किन है, और साथ में इवन कि हमारी बोन को भी इरोड कर सकती है, तो उसकी वजह से पेन आ रही होगी कान के अंदर। फिर उसके बाद ओटाइटस एक्सटर्ना आ सकता है। ये आपको मैंने 3-4 तरह के पढ़ाए थे, जब मैंने बताया था कि डिफ्यूज ओटाइटस एक्सटर्ना भी होता है, मलिग्नेंट ओटाइटस एक्सटर्ना भी होता है, सिबोरिक ओटाइटस एक्सटर्ना भी होता है। बस इतना आप याद रख लो कि जो एक्सटर्नल ईयर की इन्फ्लामेशन हो जाए, यानी कि ओटाइटस एक्सटर्ना, इन्फ्लामेशन ऑफ एक्सटर्नल ईयर, ठीक है, तो भी पेन आ सकती है कान के अंदर। फिर ऑटोमाइकोसिस, ये भी मैंने आपको बताया था कि अगर फंगल इन्फेक्शन हो जाए हमारे ईयर के जो पिन्ना के या एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल के, तब भी पेन आ सकती है कान के अंदर। फिर मरिंगाइटिस बिलोसा, मैंने आपको याद करवाया था कि मरिंगोटमी से आपने याद रखना है कि मरिंगोटमी हम कर रहे होते हैं, जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हमारी उसके अंदर सुराख जो कर रहे होते हैं उसको मरिंगोटमी कह रहे होते हैं। तो ये मरिंगाइटिस आपने याद रखना था कि जो हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है उसके अंदर बुल्लोजा बन रहा होता है, हेमरेजिक बुल्ले बन रहे होते हैं, जहाँ पे जो खून वाले बुल्ले बन होते हैं, मतलब कि खून वाले आप कह लो कि जख्म बन रहे होते हैं, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं मरिंगाइटिस बुलोजा। इसकी वजह से कान में दर्द हो सकती है। उसके बाद हर्पिस ज़ूस्टर ओटाइटिकस में आपको पढ़ाया था, मैंने बताया था कि अगर सेवंथ नर्व या फिर जो हमारी एट्थ नर्व है उनका अगर इन्फेक्शन हो जाता है हर्पिस जूस्टर की वजह से, हर्पिस जूस्टर नर्व्स का इन्फेक्शन करता है। वो नर्व्स जहाँ जहाँ भी अपनी सप्लाई दे रही होगी, डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ जहाँ भी दे रही होगी, वहाँ वहाँ पे हमें पानी वाले वेजिकल्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, मतलब पानी वाले जख्म देखने को मिलेंगे। तो ऐसे ही जहाँ जहाँ पे हमारी सेवंथ नर्व एट्थ नर्व सप्लाई कर रही होगी ईयर की, आगे जाके मैं आपको पढ़ाऊंगा, वहाँ वहाँ पे हमें वेजिकल देखने को मिलेंगे। उसकी वजह से भी कान में दर्द हो सकता है, जिसको हम ईयर एक कह रहे होंगे। उसके बाद मलिग्नेंट न्यूप्लाज्म, यानी कि कोई भी ट्यूमर वगैरह बन जाए हमारे एक्सटर्नल ईयर का, पिन्ना का भी बन सकता है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल का भी बन सकता है। उसके बाद मिडिल ईयर आ जाएगा। मिडिल ईयर में आपको मैंने पढ़ाए हुए हैं सारे के सारे, एक्यूट ओटाइटिस मीडिया, क्रोनिक सेपरेटिव ओटाइटिस मीडिया, स्टेशियन ट्यूब ब्लॉकेज। आप सोच लो कि स्टेशियन ट्यूब ब्लॉक हो तो कान में क्यों दर्द हो रहा होगा, आपको पता है जब स्टेशियन ट्यूब ब्लॉक हो जाती है तो जो हमारी अंदर मिकोजल सेल्स हैं, जो मिकोजा बना रहे हैं, जो म्यूकस बन रहा है, हमारा स्टेशियन ट्यूब से ही बाहर निकल रहा होता है, वरना हमारा जो अंदर मिकोजा है वो जमा होना शुरू हो जाता है, जमा होता रहता है, जमा होता रहता है, तो हमारी कंडीशन चली जाती है ओटाइटिस मीडिया विद इफ्यूजन। मैंने आप लोगों को ये भी पढ़ाया हुआ है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ग्लू ईयर। तो उसमें भी कान में दर्द हो रहा होता है। और उसके अलावा भी अगर स्टेशन ट्यूब ब्लॉक होगी तो जो हमारा प्रेशर है, एयर प्रेशर है, वो मेंटेन नहीं हो पाएगा मिडिल ईयर का। आपको पता है ना, स्टेशन ट्यूब भी हमारा एयर प्रेशर मेंटेन कर रही होती है। अगर स्टेशन ट्यूब एयर प्रेशर मेंटेन नहीं करेगी तो हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन अंदर की तरफ पॉकेट बना लेगी, जिसको हम रिट्रैक्शन पॉकेट कह रहे थे, उसकी वजह से भी कान में दर्द हो रहा होता है। उसके बाद मस्टर्डाइटिस आ जाएगा, जो आपको पता है मस्टर्ड कैविटी पीछे अगर उसका इन्फेक्शन हो जाएगा तो उसके बाद अंदर पस वगैरह बनती है, उससे भी पेन आ सकती है। उसके बाद एक्स्ट्रा ड्यूरल एब्सेस, ये भी मैंने आपको पढ़ाए थे, मैंने बताया था जो बोन है और हमारी जो ड्यूरा मैटर, आपको पता है ड्यूरा मैटर होता है, पाया मैटर होता है, रिकरेंट मैटर होता है, जो हमारी मनिंजीज है, ठीक है, इनके दरमियान में अगर यहाँ पे एब्सेस बन रहा हो बोन और ड्यूरा मैटर के दरमियान में, तो उसको हम कह रहे हैं एक्स्ट्रा ड्यूरल एब्सेस। अगर ये एब्सेस बन रहा होगा हमारे कान के ऊपर, आपको पता है, तो कान से ही इन्फेक्शन निकल के यहाँ पे गया होगा, यहाँ पे एब्सेस बन रहा होगा, तो कान में पहले इन्फेक्शन हुआ होगा तो कान में भी दर्द होगी एक्स्ट्रा ड्यूरल एब्सेस की वजह से। उसके बाद एरो ओटाइटस मीडिया, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था कि जो लोग अचानक से फ्लाइट लेते हैं, मतलब अचानक से फ्लाइट ली है और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव प्रेशर में चलेंगे, या फिर स्काई डाइविंग की है, मतलब कि अंदर पानी में डीप चलेंगे हमें, वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है और हमारे कान में अगर नेगेटिव प्रेशर रहेगा, आपको पता है नॉर्मल तो हमारा नेगेटिव प्रेशर होगा ना अगर ज़मीन के लिहाज से देखें, क्योंकि ऊपर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है और पानी में भी बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, तो बाहर बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, पॉजिटिव प्रेशर होगा, और स्टेशन ट्यूब को इतना टाइम मिलेगा कि नहीं वो प्रेशर मेंटेन कर पाए ईयर के साथ। अगर अंदर नेगेटिव प्रेशर रह गया, अंदर नेगेटिव प्रेशर होगा, तो जो हमारी स्टेशन ट्यूब है वो अंदर की तरफ रिट्रैक्ट हो जाएगी, रिट्रैक्शन पॉकेट देखने को मिलेगा। रिट्रैक्शन पॉकेट की वजह से हमारे कान में दर्द हो रही होगी। ये मैंने आपको सारा का सारा पढ़ाया, इसको हम बैरोट्रोमा भी कह रहे थे। उसके बाद मिडिल ईयर के अगर कार्सिनोमाज होंगे, मतलब कि मिडिल ईयर का ट्यूमर है, तो उसकी वजह से भी कान में दर्द हो सकती है। नेक्स्ट हमारे आ जाएंगे रेफर्ड कोजेज, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
अक्सर औकात इनका SCQ आ जाता होता है। तो रेफर्ड कॉजेज शुरू करने से पहले ना आप लोग बिल्कुल छोटा सा रिव्यू ले लो कि जो हमारे कान की नर्व सप्लाई थी ना वो कैसी थी। सबसे पहले हमारी ब्रांच आ जाएगी ऑरिक्यूलो टेम्पोरल नर्व, जो कि V3 की ब्रांच होगी। V3 कौन सी है? मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, जो हमारी फिफ्थ नर्व है ना उसकी जो V3 पर आपको पता है जो फिफ्थ नर्व की 3 ब्रांचेज बना रहे थे हम, V1 V2 V3, ठीक है। जो V3 को मैंडिबुलर ब्रांच कह रहे थे, उसकी आगे जो ब्रांच है ना ऑरिकुलो टेम्पोरल नर्व, वो सप्लाई कर रही होगी थोड़ी स्किन को सप्लाई कर रही होगी, जो टेम्पोरल आपको पता है यहाँ की सारी टेम्पोरल बोन है। तो सर इसको हम कह देते हैं ऑरिकुलर, मतलब ऑरिकल के रिलेटेड है, ये हमारा ऑरिकल आ गया, ठीक है। ऑरिकल को भी सप्लाई कर रही है, साथ कोंका को भी सप्लाई कर रही है, साथ में थोड़ा सा टेम्पोरल का भी रीजन है। तो इसको हम कह रहे थे इस वजह से ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व, इसकी ब्रांच है V3 की ब्रांच है। उसके बाद फिर हमारी आ जाएगी ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व, जो कि C2 और C3 बना रहा होता है। आपने पढ़ा होगा ना जो हमारी स्पाइनल नर्व्स होती हैं, जिसके 31 पेयर से आप लोगों ने पढ़े होंगे, जिसमें पहले C वाली आ रही होती हैं, फिर उसके बाद थोरेसिक आती हैं, पहले सर्वाइकल आती हैं, फिर थोरेसिक आती है, फिर ऐसे लंबर भी आ जाती हैं। ये सारा का सारा मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, लेकिन आप ये याद रखो कि वहाँ से ब्रांचेज निकल रही हैं। C1 को छोड़ के C2 और C3 की जो नर्व आ रही होगी ना, वो हमारी सप्लाई कर रही होगी। ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारा पिन है ना, उसको यही सप्लाई कर रही होती हैं, C2 और C3, फ्रंट वाली साइड पे भी, ठीक है। और बैक वाली साइड पे हमारी ग्रेटर ऑरिकुलर नर्व यही सप्लाई कर रही होती है। थोड़ा सा ऊपर जो एरिया होता है ना, इसको सिर्फ C2 सप्लाई कर रहा होता है, ठीक है। और उसके बाद फिर अंदर वाला एरिया आ जाएगा, उसको हमारा जो 7th नर्व है, 7th क्रेनियल नर्व, और साथ में 10th क्रेनियल नर्व जो वेगस नर्व है, पीछे वाली साइड पे 7th क्रेनियल नर्व और 10th नर्व सप्लाई कर रही होगी। उसके बाद हम देख लेते हैं जो हमारा एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल है, उसको क्या क्या सप्लाई कर रहा होगा। ये बहुत प्यारी सी डायग्राम इससे आपको समझ में आ जाएगा। ये आप लोगों को नजर आ रहा होगा, जो पर्पलिश एरिया है सारा का सारा हमारा ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ वेगस नर्व, जो हमारी 10th नर्व है ना वो सप्लाई कर रही है अंदर वाले एरिया को भी। फिर चलती जाएगी, ये एंटीरियर साइड है, जो हमारा एंटीरियर साइड होगी उसको भी, नीचे वाली जो बेस होगी और थोड़ा सा पोस्टीरियर साइड को भी हमारी वेगस नर्व सप्लाई कर रही होगी। और जो पीछे बिल्कुल पीछे वाली जो वाल होगी हमारी एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल की, उसको सप्लाई कर रही होगी हमारी फेशियल नर्व, ठीक है, जो 7th नर्व है। और ऊपर वाली साइड को हमारी सप्लाई कर रही होगी ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व, जो मैं बता चुका हूँ 5th क्रेनियल नर्व की थर्ड नर्व, जो हमारी थर्ड नर्व थी उसकी ब्रांच है ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व, उसको सप्लाई कर रही होगी। अब सिर्फ नर्व सप्लाई रहेगी हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की। अगर ये मिसाल के तौर पर ले रही है हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, तो उसका जो सुपीरियर पार्ट होगा ना, जो ऊपर वाला पार्ट है, जो हमारा सुपीरियर पार्ट है, ठीक है, सुपीरियर पार्ट को हमारी सप्लाई कर रही होगी ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व, ठीक है। जो इन्फीरियर पार्ट होगा उसको हमारा सप्लाई कर रहा होगा 10th नर्व, जो कि ये वाली है, और साथ में इसकी सप्लाई कर रही होगी 9th नर्व, ठीक है। 9th और 10th नर्व नीचे वाले पार्ट को, ऊपर वाले पार्ट को हमारी 5th नर्व की कौन सी ब्रांच? ऑरिकुलर टेम्पोरल नर्व। अब हम देखते हैं कि जो रेफर्ड पेन की कॉजेज हैं मेनली वो है क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा आ जाएगा कि विया 5th नर्व। अगर 5th नर्व के कोई मसले होंगे, 5th नर्व जहाँ जहाँ पे सप्लाई कर रही है, अगर वहाँ पे कोई मसला हुआ, वहाँ से पेन हमारे कान में भी जा सकती है, रेफर हो सकती है। मिसाल के तौर पे आप ये थोड़ा सी डायग्राम से समझ लो कि जो हमारी आपको नज़र आ रहा होगा येलिश नर्व है, जो हमारी मोटर नर्व है, ये सप्लाई कर रही है। एक सेंसरी नर्व होती है, एक मोटर नर्व होती है। सेंसरी नर्व आपको पता है V1 V2 V3 होती है। जो मोटर नर्व है वो भी सारे के सारे अंदर सप्लाई कर रही होती है, हमारी टीथ को सप्लाई कर रही है, ठीक है, हमारी जुबान को सप्लाई कर रही होती है। फिर नीचे वाले टीथ आ गए, ऊपर वाले टीथ आ गए, नेजल नर्व्स आ गई हुई हैं, ठीक है। पूरे के पूरे जो अंदर अंदर का फेस होता है ना, उसको हमारी 5th नर्व सप्लाई कर रही होती है। अगर कोई अंदर मसला आएगा तो पेन रेफर होकर हमारे ईयर में जा रही होगी। सबसे पहले डेंटल कॉजेज आ जाएंगे, मतलब कि कोई दांत में मसला है, कैरीज आई यानी कि दांत को कीड़ा लगा, या फिर एपिकल एब्सेस आए यानी कि जब जो हमारा दांत का ऊपर एनामल होता है, अगर एनामल टूट जाए, कैरीज हो जाए, कैरीज की वजह से एनामल टूट चुका हुआ है, ठीक है। अंदर हमारा दांत का जो पॉलिप होता है, जो नरम वाला स्ट्रक्चर होता है, अगर वो शो हो गया, उसका इन्फेक्शन हो गया, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, उसकी वजह से पस वगैरह बनी, उसको हम एब्सेस कह रहे होते हैं, एपिकल एब्सेस। मतलब दांत के ऊपर वाली साइड पर जो एपेक्स होता है ना, उसका इन्फेक्शन हो चुका हुआ है, उसकी वजह से पस वगैरह बनी है, तो उसकी वजह से भी कान में पेन रेफर हो सकती है। मेनली दर्द हमारे दांत में हो रहा होगा, लेकिन साथ में कान में भी हो रहा होगा रेफर्ड पेन की वजह से। उसके बाद इंपेक्टेड मोलर्स आ जाएंगे। इंपेक्टेड मोलर्स क्या होते हैं? मिसाल के तौर पे अगर जो हमारे मोलर्स हैं, जिसको हम कह रहे होते हैं विजडम टीथ कह रहे होते हैं, ठीक है, अगर वो निकलना चाह रहे हैं, वो निकल नहीं पा रहे। क्यों नहीं निकल पा रहे? जबड़ा हमारा छोटा है किसी वजह से, या फिर जो हमारा पहला दांत है वो अभी तक टूटा ही नहीं है, तो नीचे वाला दांत निकलने की कोशिश कर रहा है। तो अक्सर आपने देखा होगा जब नीचे वाला दांत निकलने की कोशिश कर रहा है तो ऊपर वाला दांत गिरे ना, टूटे ना, हिले ना वहाँ से, तो भी बड़ी ज़्यादा पेन हो रही होती है। उसको उसको नीचे को हम कहते हैं इंपेक्टेड मोलर्स। फिर उसके बाद माल इक्लूजन आ जाएगा। माल इक्लूजन भी आप लोगों ने अक्सर लोगों में देखा होगा कि दांत टेढ़े निकले होते हैं, मतलब आगे भी दांत निकला हुआ, उसके पीछे भी एक दांत निकला होता है, तो टेढ़े मेढ़े दांत होते हैं। जब वो कुछ चबाने की कोशिश करते हैं, खाना वगैरह चबाने की कोशिश करते हैं, तो ऊपर वाले दांत नीचे वाले दांतों के साथ मिल नहीं पाते, तो भी पेन हो रही होती है। इसको हम कहते हैं माल इक्लूजन। तो जो दांतों में भी पेन होगी, साथ में कानों में पेन हो रही होगी। उसके बाद कोस्टेन सिंड्रोम आ जाएगा, जो कि दांतों का मेन मसला नहीं, ये हमारा ना जो जबड़ा होता है ना, जो उसका ज्वाइंट बन रहा होता है, टेम्पोरो मैंडिबल ज्वाइंट बन रहा होता है, ठीक है, वहाँ पे कोई ना कोई इशू आ रहा था, उसका कोई डिसफंक्शन होता है। तो इसमें ना सिंड्रोम है तो मल्टीपल आपको पता है सिम्टम देखने को मिलेंगे। इसके अंदर आंखों में भी दर्द आ रहा होता है, नाक में भी दर्द आ रहा होता है, जबड़े में भी दर्द आ रहा होता है, साथ में जो ज्वाइंट में भी दर्द आ रहा होता है, साथ में ईयर एक भी हो रहा है, कान में भी दर्द हो रहा है।
उसके बाद ओरल कैविटीज़ के मसले देख लेते हैं। अगर कोई अल्सर बना है, वो बिनाइन अल्सर भी हो सकते हैं, मेलिग्नेंट अल्सर भी हो सकते हैं ज़ुबान के, ठीक है, आपको बताया मैंने, ज़ुबान को भी हमारी फिफ्थ नर्व सप्लाई कर रही है। और साथ में ओरल कैविटी, मतलब कि साथ में कोई बुक्कल मसल्स को इन्वॉल्व कर लिए, ठीक है, कहीं पे भी अगर मतलब अल्सर वगैरह बना है तो साथ में पेन हमारे कान में भी हो सकती है। उसके बाद टेम्पोरो मैंडिबुलर डिस्फंक्शंस आ जाएंगे, जिसमें ब्रूसिज्म आ जाएगा। ब्रूसिज्म ये होता है कि जो नाइट ग्रिंडर्स होते हैं, मतलब जो बच्चे अक्सर को आप देखेंगे जो रात को सोते वक्त ना अपने दांत चबाते रहते हैं, तो चबाते रहेंगे, एट द एंड उनके जो टेम्पोरो मैंडिबल जॉइंट है वो डिस्फंक्शनल में चले जाएंगे। उसके बाद ऑस्टियो आर्थराइटिस आ जाएगा। ये भी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एज रिलेटेड डीजनरेशन होती है कार्टिलेज की, जो हमारी बोन्स के ऊपर कार्टिलेज प्रेजेंट होता है ना, ये कार्टिलेज अगर प्रेजेंट है, ऊपर वाली बोन है, नीचे वाली बोन है, इनके दरमियान में कार्टिलेज है, तो एक जॉइंट बन रहा होता है, ठीक है। अगर ये कार्टिलेज टूट जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डीजनरेशन होनी शुरू हो जाएगी, तो आपको पता है जब जॉइंट एक दूसरे के ऊपर रब करेंगे तो डायरेक्टली बोन्स रब करेंगे, क्योंकि कार्टिलेज दरमियान में रहेगा नहीं, तो उसकी वजह से जो पेन हो रही होती है, तो उसकी वजह से भी डिस्फंक्शन आ जाएंगे हमारे टेम्पोरो मैंडिबल जॉइंट के अंदर, क्योंकि बोन तो बोन के ऊपर रगड़ नहीं सकती, कार्टिलेज ही एक दूसरे के ऊपर रगड़ रहे होते हैं। उसके बाद रिकरेंट डिसलोकेशन आ सकती है, वो किसी भी कॉज की वजह से आ सकती है, और ब्रूसिज्म की वजह से भी आ सकती है, और भी मल्टीपल कॉजेज हो सकते हैं कि हमारा जो अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह हुआ उसके बाद जब हमने टेम्पोरो मैंडिबल जॉइंट को फिक्स किया है तो सही तरह से फिक्स ही नहीं हुआ, तो बार बार भी डिसलोकेशन आ सकती है, उसकी वजह से पेन हो रही होगी, कान में भी दर्द हो सकती है। उसके बाद इल फिटिंग डेंचर आ जाएंगे, यानी कि नकली दांत लगवाए हैं, जैसे कि जिसको हम क्रोन वगैरह कह रहे होते हैं, और वो जो डेंटिस्ट था उसने सही तरह प्लेस नहीं किया, यानी कि ऊपर वाले दांत नीचे वाले दांतों के साथ मिल नहीं रहे होंगे। जब वो मिलेंगे नहीं, जब वो खाना वगैरह खाने की कोशिश करेंगे तो तब भी पेन क्रिएट हो रही होगी, वो उनके कानों में भी दर्द जा रही होगी, दांतों में भी दर्द हो रही होगी। उसके बाद स्फीनोपैलेटाइन न्यूरोलॉजी आ जाएगा, ठीक है। इसका एग्जैक्टली कोज पता नहीं, लेकिन कहा यह जाता है कि स्फीनोपैलेटाइन फोरामेन आपने पढ़ा होगा, जहाँ से हमारी पैलेटाइन नेजल नर्व निकल रही होती है, जो कि हमारी फिफ्थ क्रेनियल नर्व की जो थर्ड नर्व है उसकी एक ब्रांच है। कौन सी ब्रांच है? नेजो पैलेटाइन नर्व ब्रांच है, ठीक है, वो निकल रही होती है हमारी स्फीनोपैलेटाइन फोरामेन से। तो स्फीनोपैलेटाइन फोरामेन देखा गया कि कुछ केसेस के अंदर इस नर्व को कंप्रेस कर देता है। जब ये नर्व कंप्रेस होगी तो ये आखिर हमारी फिफ्थ नर्व की ही तो ब्रांच है, तो नर्व कंप्रेस हुई है तो वहाँ से हमारी रेफर्ड पेन जा रही होगी कान के अंदर। उसके बाद विया एट्थ नर्व क्रेनियल नर्व देख लेते हैं कि एट्थ क्रेनियल नर्व की आप पहले नर्व सप्लाई समझ लो। ये हमारी ऊपर से सारी नर्व निकल के आ रही है, ठीक है, नीचे सप्लाई कर रही है वो स्टाइलोफ्रिंजियस मसल को, फ्रिंजियल ब्रांच मतलब जो हमारे फेरेंस को सप्लाई कर रही होगी, टॉन्सिल ब्रांच जो हमारे टॉन्सिल के जो ग्लैंड है उसको सप्लाई कर रही होगी, लिंगुअल नर्व आ जाएगी जो कि हमारी जुबान को सप्लाई कर रही होगी, कैरोटिड बॉडी आ जाएगी, और साइनस ब्रांच आ जाएगी जो कि हमारी कैरोटिड बॉडी जो आपको पता है कैरोटिड आर्टरी उसकी जो बॉडी होती है उसको सप्लाई कर रही होगी, और साइनसिस जो हमारे नाक के अंदर साइनस पाए जाते हैं, ठीक है, उनको सप्लाई कर रही होगी, ठीक है। अब इसके देख लेते हैं कि मसले क्या आ सकते हैं। सबसे पहले आ जाएगा ओरोफेरिंक्स, जिसमें मोस्टली मसले ना टॉन्सिल के होते हैं, जो टॉन्सिल हमारी ग्लैंड है, ठीक है। एक्यूट टॉन्सिलाइटिस हुआ यानी कि टॉन्सिल का इन्फेक्शन हुआ, तो टॉन्सिल को हमारी नर्व सप्लाई कर रही है नाइन्थ नर्व, और नाइन्थ नर्व जाके ही बिल्कुल ही हमारी जो आपको मैंने ऊपर पढ़ाया ना, जो हमारी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, जो उसकी जो इंफीरियर ब्रांच है उसके अंदर हमारा नाइन्थ नर्व भी सप्लाई कर रही है। तो ऐसे ही हमारे कान में भी दर्द होगी, साथ में पेरिटॉन्सिल अगर कोई एब्सेस बना, अगर ये हमारा टॉन्सिल है, ठीक है, इसके गिर्द कोई एब्सेस वगैरह बने हैं तो टॉन्सिल में भी इन्फेक्शन चला जाएगा, दर्द हमारी जा रही होगी कान के अंदर। उसके बाद टॉन्सिलेक्टोमी, अगर हमने ऑपरेशन किया और टॉन्सिल को रिमूव कर दिया उसकी वजह से भी पेन रह सकती है। उसके बाद अल्सर्स ऑफ सॉफ्ट पैलेट को हमारी नाइन्थ नर्व सप्लाई कर रही है, टॉन्सिल को भी सप्लाई कर रही है, उनके अगर अल्सर्स बनेंगे तो मसला आ जाएगा। और उसके बाद अगर पिलर्स का भी कोई अल्सर बना, टॉन्सिल के पिलर्स क्या होते हैं आप लोगों ने पढ़े होंगे, जो टॉन्सिल है अगर सेंटर में मिसाल के तौर पर हमारा टॉन्सिल है तो दो तरह के पिलर पाए जाते हैं। एंटीरियर पिलर होता है जो हमारा ऊपर से ना सॉफ्ट पैलेट से निकल के आ रहा होता है, फिर नीचे हमारे गले की तरफ जा रहा होता है। एक पोस्टीरियर पिलर होता है वो भी सॉफ्ट पैलेट से निकल के आके हमारे गले के अंदर जा रहा होता है, ठीक है। ये मसल्स ही हैं दोनों, और इन मसल्स का भी अल्सर बनेगा तो वो भी हमारे इन्वॉल्व कर लेगा नाइन्थ नर्व को, क्योंकि नाइन्थ नर्व भी इन दोनों मसल को सप्लाई कर रही होती है, जो पिलर्स होते हैं एंटीरियर और पोस्टीरियर पिलर, ठीक है। तो भी जो हमारी पेन है वो जा रही होगी कान के अंदर। उसके बाद बेस ऑफ टंग आ जाएगी, जो एंटीरियर टंग है उसको हमारी फिफ्थ नर्व सप्लाई कर रही है या फिर सेवंथ नर्व सप्लाई कर रही है, लेकिन जो हमारी पीछे बेस ऑफ टंग है, नीचे वाली बेस है जो पीछे वाली साइड है टंग की, उसको सप्लाई कर रही है हमारी ग्लोसोफिंजियल नर्व जो कि हमारी नाइन्थ नर्व है, ठीक है। तो अगर उसका कोई ट्यूबरकुलोसिस हुआ, आपको पता है ट्यूबरकुलोसिस लंग्स का नहीं होता, डिफरेंट ऑर्गन्स को भी इन्वॉल्व कर सकता है, जो कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई आपने बैक्टीरिया पढ़ा होगा, ठीक है। अगर वो हमारी जुबान की बेस को इन्फेक्ट कर देता है उसकी वजह से पेन रेफर्ड होकर हमारे कान में जा सकती है। उसके बाद कोई मेलिग्नेंसी वगैरह होगी, मतलब कोई ट्यूमर वगैरह बन गया बेस ऑफ टंग का, तो भी ये मसला आ सकता है। उसके बाद इलोंगेटेड स्टाइलॉइड प्रोसेस, ये क्या हो रहा है कि जो स्टाइलॉइड प्रोसेस आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो हमारी कान के पीछे से बिल्कुल जो मस्टर्ड का एरिया वहाँ से नीचे से हमारी यहाँ पे बोन निकल रही होती है, ऐसे इलोंगेटेड बोन होती है, इसको हम स्टाइलॉइड बोन कह रहे थे, ठीक है। अब ये इलोंगेटेड हो गई है, इलोंगेटेड हो के ये हमारे इन्फेक्ट कर देगी किसको, जो गैंग्लियन बन रहे हैं, जो जगुलर गैंग्लियन भी हम कह रहे हैं,
या पेट्रोस गैंग्लियन जिसको हम कह रहे हैं, ठीक है। ये दो तरह के गैंग्लियन होते हैं हमारी नाइन्थ नर्व के। अगर ये इनको जाके इनके अंदर स्टक करेगी तो आपको पता है जब गैंग्लियन या नर्व के ऊपर कंप्रेशन आएगा तो नर्व अपने फंक्शन छोड़ देगी, तो उसकी वजह से भी रेफर्ड पेन जा सकती है कान के अंदर, क्योंकि नाइन्थ नर्व सप्लाई कर रही है हमारी कान को भी। उसके बाद विया टेंथ क्रेनियल नर्व। टेंथ क्रेनियल नर्व आपको पता है जो हमारी पैरासिम्पथेटिक नर्व सप्लाई दे रही होती है मल्टीपल ऑर्गन्स को, हमारे हार्ट को, लंग्स को, ठीक है, फिर हमारी जीआईटी को, फिर हमारी सांस की नाली को, गले की नाली को, ठीक है, आपने सारा पढ़ा होगा। तो अगर हमारी टेंथ नर्व के मसले हैं, यानी कि मेलिग्नेंसी आ जाए, कोई भी ट्यूमर्स वगैरह आ जाए, कोई अल्सर आ जाए, किसके, वेलिक्यूला का। वेलिक्यूला आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, जो हमारी बेस होती है, जो बेस ऑफ टंग, हमारी टंग आ रही है ना, ये बेस है, ठीक है। नीचे जाके हमारा ऊपर बन जाता है एपिग्लोटस। ये अगर मिसाल के तौर पे नीचे हमारा है सांस की नाली है, ठीक है, उसके ऊपर हमारा ऊपर प्रेजेंट होता है एपिग्लोटस, जिसको हम ढक्कन कह रहे होते हैं, कि जो हमारी सांस की नाली का ढक्कन है, ठीक है। और ये हमारी पीछे आ रही है, बेस आ रही है टंग की। इनके दरमियान में जो ग्रूव बन रहा है, जो वी शेप्ड एरिया बन रहा है, इसको हम कह रहे होते हैं वेरिक्यूला। अगर वेरिक्यूला का कोई अल्सर हो गया या कोई क्या कहते हैं मेलिग्नेंसी कह लो, ट्यूमर्स वगैरह हो गए, तो पेन रेफर जा सकती है हमारे कान के अंदर। उसके बाद एपिग्लोटस का कोई अल्सर हो गया, जो अपर ढक्कन है हमारा लेरेंस के ऊपर, ठीक है, जो हमारा सांस की नाली के ऊपर ढक्कन है, उसका कोई इन्फेक्शन हो गया तो भी जा सकता है। लेरेंस का हो गया, जो हमारा वॉइस बॉक्स है, ठीक है, उसका कोई अल्सर वगैरह हो गया या कोई ट्यूमर हो गया तो भी पेन रेफर हो सकती है। उसके बाद लेरिंजियो फेरेंक्स, यानी कि जो हमारा फेरेंक्स गला नजर आ रहा है या वॉइस बॉक्स, इन दोनों का कोई अल्सर हो जाता है या कोई ट्यूमर हो जाता है तो भी पेन रेफर कर सकती है। उसके बाद ऑइस्टोफेगस, जो हमारी खाने की नाली है, उसका कोई अल्सर हो जाए या ट्यूमर वगैरह हो जाए तो भी पेन रेफर हो सकती है। उसके बाद विया C2 C3 स्पाइनल नर्व्स, मैं आपको बता चुका हूँ स्पाइनल नर्व्स के 31 पेयर्स होते हैं, उनमें से जो C2 और C3 हमारे कान को सप्लाई कर रही है, अगर इनका कोई मसला होगा तो पेन रेफर हो जाएगी। उसके बाद सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस हो सकती है। तो सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस ये होता है कि एज रिलेटेड ना जो हमारी डिस्क होती है, आपको पता है अगर ये दो हमारी वर्टिब्राई है ना, ठीक है, तो इनके दरमियान में एक डिस्क पाई जाती है जो कि नरम सा स्ट्रक्चर होता है। सर्वाइकल स्पॉन्डाइलोसिस में ये होता है कि जो हमारी डिस्क है ना, या फिर जो हमारी दो जॉइंट्स ये बन रहे हैं, दो वर्टिब्राई के दरमियान जॉइंट्स बन रहे हैं, इनकी डीजनरेशन शुरू हो जाती है, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है, एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, ठीक है, एज बढ़ती जाएगी, डिस्क खराब होती जाएगी, या फिर जो जॉइंट बन रहा है ना दोनों वर्टिब्राई के दरमियान, वो जॉइंट टूटना शुरू हो जाएगा। जॉइंट का मसला बने या डिस्क का मसला बने तो अंदर आपको पता है सारी की सारी हमारी नर्व्स जा रही हैं, नर्व्स के ऊपर कंप्रेशन पड़ेगा, नर्व्स डिसफंक्शनल हो जाएगी, तो ठीक है, C2 और C3 के मसले आएंगे तो रेफर्ड पेन हो सकती है। उसके बाद स्पाइन इंजरीज हो जाए, यानी कोई एक्सीडेंट वगैरह हो और हमारी स्पाइनल कोड के मसले आने शुरू हो जाए, अगर यहाँ से C2 नर्व निकल रही, C3 नर्व निकल रही है, तो C2 C3 नर्व कंप्रेस हो सकती हैं, तो मसले मसाइल शुरू हो जाएंगे। उसके बाद आ जाएगा साइकोजेनिक कोजेज, यानी कि जो हमने पैथोलॉजिकल कोजेज पढ़े हैं सारे के सारे, जो पर हम देख के आए, रेफर्ड पेन पढ़ के आए या लोकल कोजेज पढ़ के आए हैं, ठीक है। अगर कोई भी पैथोलॉजिकल कोजेज आपको नहीं मिलता, फिर भी कान में दर्द हो रही है, तो उसको हम कहेंगे कि साइकोजेनिक कोजेज है, यानी कि साइकोलॉजी से रिलेटेड है। यानी कि क्या कोजेज हो सकती हैं, स्ट्रेस हो सकती है, ठीक है, स्ट्रेस नहीं है तो एंजाइटी हो सकती है, एंजाइटी नहीं है तो डिप्रेशन हो सकता है, ठीक है। पेशेंट को ये कोई मसला चल रहा है, उसकी वजह से जो पेन आ रही कान के अंदर, उसको हम कहेंगे फंक्शनल ओटैल्जी है। लेकिन एहतियातन हम फिर भी पेशेंट को बोलते हैं कि आपने ऑब्जर्वेशन में रहना है, बार बार आपने री इवैल्यूएशन के हमारे पास आना है, कि अगर पेन नहीं जा रही तो हम कहेंगे कि कोई ना कोई कोज हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे, कोई रेफर्ड कोजेज हो सकता है, कोई लोकल कोजेज हो सकता है। आपको पता है इसका ट्रीटमेंट भी यही है, जो ओटैल्जी है ये एक सिम्टम है, ठीक है, सिम्टम है, तो सिम्टम को हम कैसे ट्रीट करेंगे, कोज फाइंड करके। कोज फाइंड होगा तो ही हम इसको ट्रीट कर पाएंगे। फिर भी जो साइकोजेनिक कोजेज होते हैं ना, इसको हम अपने हाल पे छोड़ देते हैं, क्योंकि जैसे ही एंजाइटी ठीक होगी, डिप्रेशन ठीक होगा, तो जो उसका जो कान में दर्द है खुद ब खुद ही ठीक हो जाएगा, जो फंक्शनल ओटैल्जी है। बाकी जो ओटैल्जिया का ट्रीटमेंट है वो आपको पता है डिपेंड करता है कोज के ऊपर, कोज को फाइंड करना है, उसको ट्रीट करना है, तो ओटैल्जिया खुद ब खुद ही ठीक हो जाएगा। दैट्स ऑल फॉर द ओटैल्जिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ते हैं सर्जरीज ऑफ ईयर।